Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Haroon and roll number is 862986. Today, my assignment topic is ethics in forensic science. So, first of all, we see what is forensic science in legal system. Forensic science कोई भी कानूनी मसला या उसके मुतल्लिक़ कोई भी कानूनी सवाल जो आपसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जज वकील कर सकता है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस जब भी हम मामला सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो सिविल और क्रिमिनल मैटर को सॉल्व करती है। क्रिमिनल मैटर से मुराद कोई मर्डर वगैरह और सिविल से मुराद कोई ऐसा जो साइंटिस्ट या कोई ऐसा बंदा जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहा और कुछ फ्रॉड वगैरह कर दे तो वो सिविल के ज़ुमरे में आता है। लिंक और एक्सट्रोनेट सस्पेक्ट, अगर वो बंदा उस पर वो जुर्म साबित ना हो तो उसे बाइज़्ज़त बरी कर देना चाहिए। जब तक मसला हल नहीं हो जाता, कोई भी केस साबित नहीं हो जाता मुलज़िम के ऊपर, तब तक सिविल और जो बंदे ने क्राइम किया हुआ उनके दरमियान जितनी भी डिस्टिंक्शन होगी वो आर्टिफिशियल होगी। जो प्रोसीजर है फोरेंसिक साइंस का इन्वेस्टिगेशन का क्रिमिनल और सिविल्स के लिए वो सेम होता है। तो फिज़िकल एविडेंस के लिए हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम है, फिर हम उसको प्रिजर्व देखते हैं। बैलेंस ऑफ लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है साइंस। साइंस से मुराद यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन या नेचुरल फिनोमेना जो होती है वो साइंस कहलाता है। लॉज, ऐसे कानून होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब उसे इंसान बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में से पार्लियामेंट्स में कानून बनते हैं और बाद में जो डिफरेंट हमारी एजेंसीज़ होती है जिसमें पुलिस, हमारी फ़ौज और भी कई इदारे हैं जो इसको रेगुलेट करवाते हैं, यानी कि बंदे डिफरेंट फोर्स करवा के इस पर अमल करवाते हैं। और इन बंदों को लॉज के साथ फेमिलियर होना चाहिए और ऐसे रूल्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो जिससे हमें एविडेंस वगैरह मिल सके। अब हम देखते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फोरेंसिक साइंस। सबसे पहले वो सिर्फ एक प्रोसीजर जो बना होता है, जो पास हुआ होता है कानून का, उसे फॉलो करना चाहिए। रूल्स ऑफ एविडेंस को उन्हें ओबे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्पार्शलिटी, मतलब अगर उस दौरान फोरेंसिक साइंस का कोई रिश्तेदार वगैरह हो उस केस के अंदर तो उसे उनकी साइड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे इम्पार्शल रहना चाहिए, यानी कि उसे इक्वल रहना चाहिए चाहे वो उसका कोई अपना ही क्यों ना हो। लीगल साइंटिफिक बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए उसे सारा काम करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने वज़ा किए होते हैं। उसे रिपोर्ट करना चाहिए जो उसने ऑब्ज़र्व किया हो, जो उसे मिला हो। इससे उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वो उस पर यकीन करता हो उस एविडेंस पे या ना करता हो कि यार ऐसा भी पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन उसे जो उसने देखा है उसको वो आके कानून के अंदर या जो पॉइंट्स वो लिखते होते हैं उसके अंदर आके उसे लिखना चाहिए। फोरेंसिक साइंस की करैक्टरिस्टिक्स, साइंटिस्ट जो हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो वो इम्पार्शियल, फिर वही बात आ गई कि उसे मतलब किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हो, पढ़ा लिखा हो, उसकी इतनी एजुकेशन और ट्रेनिंग हो कि वो इस तमाम मामलात को कानूनी तरीके से देख सके। मेन फंक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस, तो सबसे पहले एनालाइज, यानी सबसे पहले अगर कोई क्राइम आती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम या मसला आता है तो उसको वो इंफॉर्मेशन को देखे बिल्कुल बिलो लेवल पे जाके, और उसे इस बात से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए कि एविडेंस पोर्ट कौन सा है। फिर उसको वो इंटरप्रेट करे, मतलब उसको फिर देख के उसे खोले उस अपने ओपिनियंस, डिफरेंट लोगों से ओपिनियंस ले और बाद में एंड पे वो अपना कोई ना कोई उसका कंक्लूजन निकाले और लास्ट पे वो एक रिपोर्ट लिखे और वो रिपोर्ट सच पर मबनी हो, किसी की उस पर साइड ना ली जाए। ये मेन फंक्शंस है कुछ फोरेंसिक साइंस के। अब हम डेफिनेशन देखते हैं फोरेंसिक साइंस और एथिक्स की। Forensic science, the application of science to the criminal and civil laws that are enforced by police agencies इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कोई भी जो कानून बनाता हो, जो भी कानून बने हुए हों, उसको इम्पोर्स करवाना पीपल्स के ऊपर, यानी जो क्राइम जिन्होंने क्राइम किया हो वो फोरेंसिक साइंस के अंदर आती हैं। अब आते हैं हम एथिक्स की तरफ। एथिक्स बेसिकली अखलाकियात को कहते हैं। इससे मुराद है कि एक फ़र्द जो काम करता है उसे पता होना चाहिए कि यह काम गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, और उसके जितने भी एक्शन होते हैं अच्छाई के, बुराई के, ये अखलाकियात के हैं। कुछ की टर्म्स को जो कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं जो एथिक्स के अकॉर्डिंग रिलेटेड हो। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल एविडेंस।
जहाँ पे क्राइम हुआ हो वो जगह, वहाँ के लोग जिन्होंने वो क्राइम देखा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस क्राइम के साथ लिंक्ड हो, वो सारी की सारी चीज़ें फिजिकल एविडेंस के अंदर आती हैं। फिर आता है चेन ऑफ कस्टडी। तो ये एक पूरा प्रॉपर वे में एक फ़ैसले को सुनाना का मतलब, पहले उसको पकड़ना, फिर जेल में, फिर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना, फिर कोर्ट में ट्रायल्स वगैरह होना, फिर उसके ऊपर एनालिसिस होना, फिर डिफरेंट सबूतों को रखना और कुछ को रिजेक्ट कर देना। तो ये सारा कुछ जो एक तरतीब है, इस पूरे को हम चेन ऑफ एविडेंस कहते हैं। थर्ड वन पे है इम्पार्शियलिटी, यानी कि जो बंदा, जो जज या कोई भी पुलिस वाला या मतलब जिसने किसी मुलजिम को पकड़ा है, तो अगर वो उसका रिश्तेदार है तो इस पूरे मामले में उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी इम्पार्शियल रहना चाहिए। रूल्स ऑफ एविडेंस। रूल्स ऑफ एविडेंस से मुराद कि जो वाक़या हुआ है वो कब, क्यों, कैसे हुआ है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं कि एक उस प्लेस के ऊपर जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। टेस्टिमनी। अब जब कोर्ट में कोई बंदा गवाही दे रहा हो किसी मुल्ज़िम के हक़ में या ख़िलाफ़ में, तो उसको हलफ़ लेना चाहिए, मतलब हलफ़ के साथ वो गवाही दे। जैसे हम मुसलमान लोग कुरान पाक पे हलफ़ देते हैं, इस तरह ईसाई लोग बाइबल वगैरह पे हलफ़ देते हैं, तो हलफ़ लेना चाहिए। फिर उस प्रेजर्वेशन, फिर उस फैसले को सेफ कर लेना चाहिए, ताकि उससे फिर कोई ना कोई फ़ैसला सुनाया जा सके। एथिकल गाइडेंस फॉर एनालिसिस फ़िज़िकल एविडेंस। फ़िज़िकल एविडेंस के लिए जितने हमें कौन कौन सी एथिकल गाइडेंस चाहिए। सबसे पहले एडिक्वेट एग्जामिनेशन, मतलब जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जिससे कर रहा है वो, उसकी किरदार साजी अच्छी हो। फिर वो उसको इंटरप्रेट करके उसमें से जो उसे चाहिए वो उसको फाइंड करे, जो क्राइम के लिए जितनी भी उसने जो स्टडी की होती है, उसके अंदर जो उसके कोड्स वगैरह होते हैं, उससे जाके फिर वो उसको अपने केस को फाइंड आउट करे। वैलिड और रिलायबल स्टैंडर्ड यूज़ करे उस दौरान, कंपैरिजन करते हुए क्राइम में और आम में। एक्यूरेट और रिलायबल इक्विपमेंट, मतलब वो जो इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी असला वगैरह हो या कोई भी चीज़ जो उसको वो इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ कर रहा है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। कभी भी साइंटिफिक फैक्ट को अपने ओपिनियन के साथ कंफ्यूज ना करें। जब आप एक ओपिनियन को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको मुकम्मल तौर पे अपने किसी ख्याल को एक्सप्लेन करो और उससे कोई ऐसा रिज़ल्ट निकालो जो कि साइंटिफिक फैक्ट के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट एक ऐसा कानून है जो बना दिया गया है, जो लोगों ने बनाया हुआ है। डोंट स्टेट कंक्लूजन एंड ओपिनियन बिहाइंड द एरिया ऑफ पर्सनल, मतलब अपने किसी जगह पे या पर्सनल एक्सपर्टीज़ के बुनियाद पे कोई ओपिनियन ना कायम करें। गिव प्रॉपर वे एंड सर्टेनली टू ओपिनियन एंड कंक्लूजन, फिर अपने कंक्लूजन या ओपिनियन को रख के देखें क्या जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। पर्सनल इंटरेस्ट पे या किसी फ़ायदे या नुकसान के लिए किसी भी रिपोर्ट को ख़राब ना करें, बल्कि उसमें न्यूट्रल लें। अपने अपने तरफ से कोई भी रिज़ल्ट ना लिखें, मतलब अगर आपका कोई अपना रिलेटिव्स है तो उसको बचाने के लिए आप उसके तक का पूरा रिज़ल्ट चेंज ना करें। आप जो टेस्टिमनी मतलब ले रहे हैं उस गवाहों की बुनियाद पे, फिर आप उसको एग्ज़ामिन करें उस पूरे केस को दोबारा और उससे कोई ना कोई एनालिसिस निकालें। मिसलीडिंग और एम्बेसिंग, यानी मतलब ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो बाद में आपके लिए ही प्रॉब्लम बन जाए, चाहे वो सिविल बंदे के लिए हो, चाहे वो क्रिमिनल के लिए हो। और क्रिमिनल के लिए तब तक जब तक उस पर क्राइम साबित ना हो जाए वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें। केस को सॉल्व करने के लिए आपको किसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है या पोस्टर की या कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस बंदे के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप एक रीज़नेबल स्टेटमेंट लिख दो जो उसको उस केस के ऊपर को हल या सॉल्व कर दे। एथिकल गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल कर्टिसी। जो अब आपके पास एविडेंस आ गए हैं, अगर उसमें कोई ऐसे और एविडेंस आते हैं जो सही और जायज़ हैं, तो आप उसको री एग्ज़ामिन कर सकते हैं पिछले एविडेंस को। डिफरेंट जो ओपिनियन आई है ना, उसको सॉल्व करें, उसको हल करें कि कोई एक ओपिनियन हो इससे पहले के केस ट्रायल के लिए चला जाए। अगर फॉर एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जिससे ऑथ लिया है, कोई भी गवाह जिससे आप लोगों ने कोई ऑथ लिया है, अगर वो सही नहीं लगता है किसी और बंदे को, जिसको ऊपर अगर कोई एतराज़ करे, तो आप किसी और बंदे से
भी ले सकते हैं, जो कि जिसका फेथ अच्छा हो, जो झूठ ना बोलता हो। तो उसकी भी आपको अगर वो जायज़ है तो आप कर सकते हो। अपने कोलिजियस को, मतलब जो जितने भी बंदे उस केस पे काम कर रहे हैं, अगर कोई न्यू मेथडोलॉजी आप लोग एनालिसिस के लिए यूज़ करते हो तो उन सबको इन्फॉर्म करो, रिपोर्ट करो। अगर कोई इनवैलिड या अनरिलायबल मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में आप जाके कोर्ट के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरे के ओपिनियन और कॉलेजेस के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो जब तक वो आपको गलत साबित। एथिकल गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल कर्टिसी। जो अब आपके पास एविडेंस आ गए हैं, अगर उसमें कोई ऐसे और एविडेंस आते हैं जो सही और जायज़ हैं तो आप उसको री एग्ज़ामिन कर सकते हैं पिछले एविडेंस को। डिफरेंट जो ओपिनियन आई है ना, उसको सॉल्व करें, उसको हल करें कि कोई एक ओपिनियन हो इससे पहले कि केस ट्रायल के लिए चला जाए। अगर फॉर एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जिससे ऑथ लिया है, कोई भी गवाह जिससे आप लोगों ने कोई ऑथ लिया है, अगर वो सही नहीं लगता है किसी और बंदे को, जिसको ऊपर अगर कोई एतराज़ करे, तो आप किसी और बंदे से भी ले सकते हैं, जो कि जिसका फेथ अच्छा हो, जो झूठ ना बोलता हो। तो उसकी भी आपको अगर वो जायज़ है तो आप कर सकते हो। अपने कोलिजियस को, मतलब जो जितने भी बंदे उस केस पे काम कर रहे हैं, अगर कोई न्यू मेथडोलॉजी आप लोग एनालिसिस के लिए यूज़ करते हो तो उन सबको इन्फॉर्म करो, रिपोर्ट करो। अगर कोई इनवैलिड या अनरिलायबल मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है तो